Hello and welcome back once again to the channel. Here we have gathered for the discussion of chapter number 17 of geography, that is manufacturing. Right? Apparently very interesting chapter this is, right? And so small glossary we are having. So let us discuss first as usual. Glossary. Manufacturing, the word need not to be explained. What manufacturing is, you know very well, right? So in this chapter we'll see the detailed criteria of manufacturing, ranging from definition to elaboration, right? So the first word is sophisticated. Sophisticated, it means it is related to machine, system or technique that is developed to a high degree of complexity. सोफिस्टिकेटेड का मतलब होता है कि एक लेवल से अच्छी लेवल तक, राइट? कोई नॉर्मल या कोई एवरेज लेवल की बात नहीं, हाई लेवल की कॉम्प्लेक्सिटी जब हो और कोई टेक्निक या मशीन या सिस्टम जब डेवलप की हो, सो दैट इज कॉल्ड सोफिस्टिकेटेड. कैटर इज मीन्स टू सर्व, क्लियर? फैसिलिटेट करना, सर्व करना, that is called cater. Resin. Resin is a material that is a sticky flammable organic substance insoluble in water. एक चिपचिपा सा फ्लेमेबल ऑर्गेनिक, फ्लेमेबल मतलब ज्वलनशील, ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, कुदरती पदार्थ जो वाटर में इनसोल्यूबल है, जो वाटर में घुलता नहीं है. टर्पेंटाइन, अ वॉलेटाइल ऑयल डिस्टिल्ड फ्रॉम गम और पाइन वुड. एक ऐसा ऑयल जो गम या पाइन वुड में से डिस्टिल किया हुआ है, दैट इज टर्पेंटाइन. उसके काफ़ी यूज़ होते हैं टर्पेंटाइन ऑयल के. और एक हमारे पास वर्ड है कैटर करके, जिसका एलेबरेट मीनिंग दिया गया है. To provide food and drink typically at social events and in a professional capacity. Cater, उसके ऊपर से कैटरिंग वर्ड आता है, जो आपको पता है. ओकेशंस होते हैं वहाँ पे कैटरिंग्स वाले होते हैं जो कि फूड सर्विसेज में एंगेज होते हैं. डेंसली पॉपुलेटेड, इट मीन्स घनी आबादी, वेर अमाउंट ऑफ पॉपुलेशन इज सो हाई ऑन एन एवरेज, दैट इज डेंसली पॉपुलेटेड. पीग आयन, it means कच्चा आयन, आयन और, क्लियर? बिलेट्स, थिक रोड्स, जो सलिए आते हैं जनरली जो घर बनाने में यूज़ होते हैं, ये वो नहीं. बिलेट्स जो होते हैं वो उससे काफ़ी थिक होते हैं, राइट? 2 to 3 इंच के उसका सरकमफ्रेंस होता है. वो राउंड शेप में भी होते हैं और स्क्वायर में भी होते हैं. शेल. शेल एक ऐसा पदार्थ है, एक ऐसा पत्थर जैसा पदार्थ है जो सॉफ्ट फाइनली स्ट्रेटिफाइड सेडिमेंट्री रॉक है, दैट हैज़ बीन फॉर्म्ड फ्रॉम कंसोलिडेटेड मड, जहाँ पे कादव इकट्ठा हुआ हो, और क्ले या फिर मिट्टी. एंड कैन बी स्प्लिट ईजिली इनटू फ्रेजाइल स्लेब. इसको हम पत्थर होते हुए भी उसको हम ईजिली स्प्लिट कर सकते हैं. फ्रेजाइल माने बहुत हार्ड नहीं, ऐसे स्लेब्स में हम उसको स्प्लिट भी कर सकते हैं, दैट इज शेल. एक खाने वाली मिट्टी आती है, वो ये है शेल. बीपीओ, बिजनेस प्रोसेस आउट प्रोसेसिंग, राइट? सो दिस वाज द glossary of the chapter number 17. So let us start chapter number 17. So here we'll start chapter 17, that is manufacturing. What we'll going to discuss is classification of manufacturing industries based on size, sources of raw materials and output. Then we'll discuss factors affecting the location of industries. Next will be some major industries such as iron and steel, automobiles and textile, right? And the best and the beautiful thing in the newsmaker is Maruti 800 was manufacturing by Maruti Suzuki
Between 1983 to 2014, it was the most influential car because it helped in changing the way Indians thought of buying cars. 1983 से 2014 तक मारुति 800 मैन्युफैक्चर हुआ, राइट, जिसको प्यार से फ्रंटी भी कहते थे लोग, राइट। और वो इतनी इन्फ्लुएंशियल कार हो गई क्योंकि उनकी उस कार की वजह से इंडियंस जो थे, जो लोग कार खरीदने की सोच रहे थे, राइट, उनका नज़रिया बदल दिया, राइट। क्योंकि काफ़ी ऐसे फैमिली थे जो काफ़ी हद तक ज़रूरत होने के बावजूद भी वो नहीं खरीदते थे, बट मारुति 800 ने वो नज़रिया बदल दिया क्योंकि प्राइस फैक्टर बहुत ही मायने रखता था, फैसिलिटी के साथ साथ काफ़ी कम दाम में मिलती थी। इट इज़ वाइडली बिलीव्ड दैट क्लोज टू 3 मिलियन ऑफ दिस मॉडल हैव बीन सोल्ड इन 31 ईयर्स ऑफ इट्स प्रोडक्शन। 31 साल में 30 लाख मॉडल बिके कार के, जो आई थिंक सो किसी भी कार मैन्युफैक्चरिंग के लिए बहुत बड़ा टोल है। जो हम डिस्कस करने वाले हैं पूरे चैप्टर में, वो है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ के क्लासिफिकेशन, साइज़ के ऊपर, सोर्सेज ऑफ रॉ मटेरियल के ऊपर, आउटपुट के ऊपर एंड ओनरशिप के ऊपर होगा, राइट। अलग अलग हम इंडस्ट्रीज़ को देखने वाले हैं। वार्म अप एक्सरसाइजेस है कि स्टोरी हमें बतानी है कि हाउ ईच रॉ मटेरियल इन द फर्स्ट रो बिकम अ प्रोडक्ट दैट वी यूज़ इन द सेकेंड रो। ये जो है मिलेट्स में से कैसे कॉर्नफ्लेक्स बने, राइट, कॉर्न में से, देन आयरन ओर में से कैसे कार बनी और वुड में से कैसे फर्नीचर बना, उसका एक स्टोरी आप जो है वो डिस्कस कर सकते हो। So let us start. So when different raw materials are transformed into more useful and valuable articles with the help of some machine, it is known as manufacturing. So very easily the definition has been explained that जब अलग अलग रॉ मटेरियल्स को एक यूजफुल और वैल्यूएबल आर्टिकल में तब्दील किया जाता है, ट्रांसफॉर्म किया जाता है, माने उसका स्वरूप बदल दिया जाता है, राइट, किसी मशीन की मदद लेकर, तो उसको कहते हैं मैन्युफैक्चरिंग, उत्पादन, ठीक है। किसी रॉ मटेरियल को, चाहे 1, 2, 3, 100, 50, उस रॉ मटेरियल को मशीन की मदद से उपयोग में आए ऐसी वस्तु में अगर रूपांतरित किया जाए तो उसको कहते हैं मैन्युफैक्चरिंग। क्लियर? मैन्युफैक्चरिंग देयरफॉर इज द एक्टिविटी ऑफ मेकिंग थिंग्स ऑफ यूटिलिटी बाय इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस। फॉर एग्जांपल द शर्ट यू आर वेयरिंग। मैन्युफैक्चरिंग जो है वो कैसी एक्टिविटी है? तो इंडस्ट्रियल प्रोसेस के द्वारा उपयोग में आने वाली चीज़ बनाने की एक्टिविटी वो है मैन्युफैक्चरिंग। जैसे कि हम जो शर्ट पहनते हैं, वो शर्ट बनाने की प्रक्रिया, उसको कहते हैं मैन्युफैक्चरिंग, क्योंकि उसमें मशीन का यूज़ हुआ और शर्ट जो है वो हमें उपयोग में आती है, राइट। एज लॉन्ग एज इट वॉज रॉ कॉटन ऑन द कॉटन प्लांट इट वॉज ऑफ लिटिल यूज टू यू। जब कॉटन के प्लांट में कॉटन उगा हुआ है तो वो हमें डायरेक्टली कोई खास यूज में आता नहीं। बट वंस द कॉटन वॉज पिक्ड, जब वो लिया गया, क्लीन्ड, साफ किया गया, स्पन इनटू थ्रेड, घुमा घुमा के उसको थ्रेड किया गया, और एंड वोवन इनटू कॉटन फैब्रिक, और फिर थ्रेड को फिर मिला के कॉटन फैब्रिक किया गया, बनाया गया, तो इट कुड बी यूज टू मेक क्लोथिंग। तो वो फैब्रिक है, उसमें से कपड़े बनते हैं जो हम पहनते हैं। क्लियर? वेरी इजी। Thus, through the process of manufacturing, the raw material acquires utility and its value gets increased. ऐसे ही मैन्युफैक्चरिंग की प्रोसेस के थ्रू रॉ मटेरियल को अक्वायर किया जाता है, रॉ मटेरियल जो है वो यूटिलिटी एक्वायर करता है, माने रॉ मटेरियल ऐसे ही हमें कुछ काम में नहीं आते, उसके ऊपर प्रोसेसिंग किया तो उसको यूटिलिटी मिली, माने उसको उपयोग करने जैसा उसका स्टेटस हुआ,
एंड इट्स वैल्यू गेट्स इंक्रीज, और उसकी वैल्यू जो है, उसका मूल्य जो है वो बढ़ गया। टुडे मैन्युफैक्चरिंग रेंजेस फ्रॉम मेकिंग आर्टिकल्स बाय हैंड और by simple processes to manufacturing articles with sophisticated tools and complex machines। आज मैन्युफैक्चरिंग जो है उसकी डेफिनेशन अलग अलग हो सकती है, जैसे कि हाथ से बनाना या मशीन से बनाना, दोनों से बनाकर चीजें रेडीमेड बनाना, दैट इज कॉल्ड मैन्युफैक्चरिंग। नेक्स्ट देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज की क्लासिफिकेशन जो आज इस चैप्टर का बहुत ही मेन पार्ट है, राइट। तो इट इज ब्रॉडली क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ साइज, सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल्स, तीसरा है नेचर ऑफ प्रोडक्ट्स और आउटपुट, एंड चौथा है ओनरशिप। ठीक है, साइज, सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल, नेचर ऑफ प्रोडक्ट्स और आउटपुट, एंड चौथा ओनरशिप। क्लियर। तो फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन साइज। तो एक क्लासिफिकेशन है जो कि साइज के ऊपर आधारित है। द फॉलोइंग इंडिकेटर्स कैन बी कंसिडर्ड व्हाइल क्लासिफाइंग इंडस्ट्रीज अकॉर्डिंग टू साइज। साइज के मुताबिक अगर इंडस्ट्रीज को अगर हम कंसिडर करेंगे तो उसके मेनली 3 कैटेगरी है। द मनी इन्वेस्टेड, साइज में मनी भी आता है, कितना मनी इन्वेस्ट किया है उसके हिसाब से उसकी साइज जो है वो डिसाइड होती है। दूसरा है द नंबर ऑफ पीपल एम्प्लॉयड, कितने लोग उसमें एम्प्लॉयड है, कम है तो उसकी साइज उस हिसाब से रिलेटिवली लो हुई या स्मॉल हुई, और ज़्यादा पीपल एम्प्लॉयड है तो उस हिसाब से रिलेटिवली साइज ज़्यादा हुई। द क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन, ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है कंसीडर करने के लिए कि प्रोडक्शन की क्वांटिटी कितनी है, राइट, उसके हिसाब से उसकी साइज जो है वो डिसाइड होती। कॉटेज और हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज, इट इज द मोस्ट बेसिक टाइप ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय, अब कॉटेज और हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज जो है वो सबसे बेसिक टाइप ऑफ इंडस्ट्रीज है। कॉटेज हम कहते हैं किसी झोपड़े को, राइट, तो वो रहने के लिए काफ़ी बेसिक जैसे जगह हो तो उसके लिए कॉटेज वर्ड यूज़ किया जाता है। वैसे ही इंडस्ट्री के लिए भी कॉटेज तब यूज़ किया जाता है जब वो काफ़ी बेसिक तौर तरीकों से इंडस्ट्री चलती हो और काफ़ी कम रिसोर्सेज से चलती हो और मशीन का हो सके उतना कम उपयोग। तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? मैन्युफैक्चरिंग बाय हैंड, द यूज ऑफ लोकली अवेलेबल रॉ मटेरियल्स, एन ऑपरेशन बेस्ड आउट ऑफ ए होम। चलो वन बाय वन। मैन्युफैक्चरिंग बाय हैंड माने मशीन्स का उपयोग नहीं होता है, राइट, हाथ से मैन्युफैक्चरिंग होता है, और लोकली अवेलेबल रॉ मटेरियल का उपयोग होता है, राइट। उसके बाद मतलब कहीं दूर से रॉ मटेरियल को मंगाते नहीं है, लोकली जो अवेलेबल है उसका यूज होता है। तीसरी बात है एन ऑपरेशन बेस्ड आउट ऑफ अ होम, राइट। ऑपरेशन जो है वो कैसा एक ऑपरेशन है? बेस्ड आउट ऑफ अ होम, करके बाहर बेस्ड है, ऐसा एक ऑपरेशन छोटे लेवल पे। गुड्स दैट आर जनरली प्रोड्यूस फॉर कंजप्शन एंड फॉर सेल इन द लोकल मार्केट, उसमें जो कुछ भी प्रोडक्शन किया जाता है, उत्पादन किया जाता है, जो कुछ भी बन रहा है माल सामान, उसका कंजप्शन जो है, राइट, वो लोकल मार्केट में बेचने के लिए किया जाता है, राइट, उसका प्रोडक्शन। लिटिल कैपिटल इन्वेस्टमेंट एंड ट्रांसपोर्ट एक्सपेंडिचर, उसके जो कैपिटल माने उसमें जो पैसा लगता है वो काफ़ी कम लगता है, क्योंकि पहली बात है मशीन से नहीं होता है, हाथ से होता है, या फिर मशीन से होता है तो काफ़ी कम और काफ़ी छोटा और काफ़ी लेस एडवांस टेक्नोलॉजी वाला मशीन यूज होता है, राइट। एंड ट्रांसपोर्ट एक्सपेंडिचर भी काफ़ी कम है। तो उसका क्या कारण है? तो लोकल मार्केट में ही बेचने के लिए है, इसलिए ज़्यादा कहीं दूर भेजने की ज़रूरत नहीं आती, इसलिए ट्रांसपोर्ट भी
एक्सपेंडिचर कम है। पोटर्स, वीवर्स, ब्लैकस्मिथ्स, कारपेंटर्स and crafts people, these are some of the major groups engaged in a cottage industry। कॉटेज इंडस्ट्री में ऐसे पोटर्स माने कुम्हार, वीवर्स माने वणकर, ब्लैकस्मिथ माने ब्लैकस्मिथ का और कारपेंटर दोनों का अलग अलग काम है, लकड़ी का काम, लोहे का काम। और क्राफ्ट्स पीपल जो कारीगर कहते हैं, ये जो है वो कॉटेज इंडस्ट्री में इन्वॉल्व है। ये आप देख सकते हो, कॉटेज इंडस्ट्री का एक एग्जांपल है। सिल्क वीविंग लूम विथ ट्रेडिशनल साड़ी फ्रॉम आसाम, इंडिया। लूम जो है एक ऐसा मशीन टाइप का है जिससे ये सिल्क या वीविंग का काम होता है, राइट। दूसरा है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री माने छोटे पैमाने पे इंडस्ट्री होता है। सबसे पहले हमने देखा कॉटेज, नेक्स्ट स्मॉल स्केल। उसमें क्या होता है, वर्क ऑन ए मिनिमम स्केल ऑफ प्रोडक्शन, कम प्रोडक्शन होता है। कॉटेज से ज़्यादा, इसमें कम, कॉटेज से ज़्यादा, बट इसमें स्केल जो है वो अभी है स्मॉल स्केल जो है, उसके बाद लार्ज स्केल, दिस इज SSI, उसके बाद LSI आता है, मीडियम स्केल भी आता है। तो उन दोनों से ये कम प्रोडक्शन होता है। कैटर टू बेसिक नीड्स ऑफ पीपल विद इन द लोकालिटी, लोकालिटी के लोगों की ज़रूरतों के आधार पे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज बनती है। ऐसा नहीं होता है कि यहाँ पे कहीं आपके एरिया में स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में ऐसी चीज़ें बन रही है जो यहाँ पे ज़रूरत ना हो। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में ऐसी होती है जो लोकल एरियाज, लोकल लोगों की ज़रूरत को ध्यान में रखते हुए बनाई जाती है, राइट। ओके। रिक्वायर लिटिल स्टार्टिंग और ऑपरेशनल कैपिटल, उसमें काफ़ी छोटे पैमाने पे स्टार्टिंग होता है। और ऑपरेटिंग कैपिटल जो है, ऑपरेटिंग कैपिटल माने बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए पैसा, तो वो काफ़ी कम चाहिए, करोड़ों में नहीं होता है, कुछ लाख रुपए में ये हो जाता है। यूज लेबर दैट इज ऑफन चीप एंड इजीली अवेलेबल, ऐसे लेबर का यूज होता है कि जनरली वो सस्ते में अवेलेबल हो। लेबर माने मजदूरी, मजदूरी करने वाले लोग, दैट इज लेबर। तो चीपली और इजीली अवेलेबल होते हैं। हैव अ लोअर रेट ऑफ प्रोडक्शन, प्रोडक्शन का रेट भी काफ़ी लोअर होता है, मतलब कि बड़े पैमाने पे प्रोडक्शन नहीं होता है। हैव फ्यूअर एम्प्लॉइज कंपेयर टू अ लार्ज स्केल इंडस्ट्री, लार्ज स्केल इंडस्ट्री के कंपेयर में काफ़ी कम एम्प्लॉइज होते हैं इसमें, क्योंकि लार्ज स्केल में तो बड़े पैमाने पे होता है तो उसमें एम्प्लॉइज भी ज़्यादा होते हैं। Food products, textiles, consumer goods, ceramics, wood products, these are all produced by small scale industries. Small scale industries में ये सब कुछ आता है। Food products, textiles, consumer goods, ceramics, ये सब कुछ छोटे पैमाने पे, छोटे लेवल पे। ऐसा नहीं कि फूड प्रोडक्ट जो है वो स्मॉल स्केल में ही आता है, नहीं, लार्ज स्केल में भी फूड प्रोडक्ट्स आता है। वैसे ही टेक्सटाइल भी आता है, सिरामिक्स भी। हमारे मोरबी में देखो तो आप पता चले कि लार्ज स्केल में भी होता है। स्मॉल स्केल के बाद लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज, सच इंडस्ट्रीज आर कैपिटल इंटेंसिव, उसमें बहुत ज़्यादा कैपिटल चाहिए। कैपिटल माने पैसा। यूटिलाइज हैवी मशीनरी, हैवी मशीनरीज को उपयोग करते हैं। कंज्यूम अ लॉट ऑफ पावर, क्योंकि मशीनरी ज़्यादा है और हैवी है तो बहुत बड़ा पावर भी यूज होता है। एम्प्लॉय न्यूमरस स्किल्ड लेबरर्स, राइट, बहुत बड़े पैमाने पे स्किल लेबर का यूज होता है, क्योंकि मशीनरीज उपयोग करनी होती है तो मशीन तो सबको ऑपरेट करना आए ना आए, इसलिए स्किल्ड माने ट्रेन्ड लेबर का यूज होता है। यूज रॉ मटेरियल्स ऑब्टेन फ्रॉम अ वेराइटी ऑफ सोर्सेज विच हैव बीन इम्पोर्टेड, ऐसे रॉ मटेरियल्स का जो अलग अलग सोर्सेज, अलग अलग तरह के सोर्सेज में से अवेलेबल हो, या फिर इम्पोर्टेड रॉ मटेरियल हो, जो इम्पोर्ट किया हुआ हो, आयात किया हुआ हो, ऐसा मटेरियल भी यूज होता है, क्योंकि बड़े पैमाने पे है इसीलिए। प्रोड्यूस ऑन अ लार्ज स्केल एंड कैटर टू द नेशनल एंड इंटरनेशनल मार्केट, ये बड़े पैमाने पे प्रोडक्शन होता है और उसके बाद हमारी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में बेचा जाता है, माने देश में भी एंड
इंटरनेशनल देश के बाहर भी ऐसी चीज़ें मार्केट में बेची जाती हैं। यूज ऑफ टेक्नोलॉजी दैट इज स्पेशलाइज्ड एंड वेयर क्वालिटी कंट्रोल इज इम्पोर्टेंट। ऐसी बड़े पैमाने पे प्रोडक्शन होता है तो उसमें टेक्नोलॉजी, स्पेशलाइज्ड टेक्नोलॉजी का उपयोग होता है और ऐसी जगहों पे क्वालिटी कंट्रोल काफ़ी मायने रखता है, काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है, राइट। The iron and steel industry, the automobile industry and chemical manufacturing are good example of such industry. Large scale industry में देखा जाए तो iron and steel industry, automobile industry, chemical manufacturing, ये सारे उनके एग्जाम्पल है। यहाँ पे आपको फोटो देख के ही पता चल जाता है कि लार्ज स्केल इंडस्ट्री है, बहुत बड़े पैमाने पे काम हो रहा है। और क्योंकि आपको एक फ्लेमेबल चीज़ें दिख रही है तो वो आयरन एंड स्टील की इंडस्ट्री है, राइट। अब हम क्लासिफिकेशन, ये जो था वो था साइज के आधार पे, राइट। नेक्स्ट हम क्लासिफिकेशन जो देख रहे हैं वो बेस्ड ऑन द सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल्स। रॉ मटेरियल्स कहाँ पे मिलता है उसके आधार पे इंडस्ट्री का क्लासिफिकेशन। सो डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ रॉ मटेरियल्स यूज्ड वी हैव द फॉलोइंग इंडस्ट्रीज। कौन कौन सा रॉ मटेरियल यूज होता है उस तरह से इंडस्ट्री को क्लासिफाई किया गया है। पहला है एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री। एग्रो माने एग्रीकल्चर, और एग्रीकल्चर के ऊपर आधारित इंडस्ट्री। दिस इंडस्ट्रीज प्रोसेस एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस। एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस को प्रोसेस करता है, माने खेती में से जो कुछ भी प्रोड्यूस होता है उसमें से काफ़ी चीज़ों को रॉ मटेरियल के टाइप आधार पे यूज करना, ये काम होता है एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री का, राइट। These include sugar mills, cotton, jute, textile mills, food processing units and even meat processing and dairy product manufacturing plants. काफ़ी इजी। शुगर मिल्स, शुगर बनती है शुगर कैन में से, शुगर कैन एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट है। कॉटन ज्यूट टेक्सटाइल मिल्स, उसमें से कॉटन और ज्यूट में से काफ़ी प्रोडक्ट्स बनती है। शण जिसको बोलते हैं, राइट। हम जो सैक होते हैं, कोथड़ा जिसको बोलते हैं, वो कॉटन और ज्यूट में से बनता है और काफ़ी कपड़ा भी बनता है। फूड प्रोसेसिंग यूनिट, खाने की चीज़ जो है, सारा रॉ मटेरियल जो है वो एग्रीकल्चरल है। एंड इवन मीट प्रोसेसिंग, मांस जो है, तो हमारा जो केटलिंग है वो भी एग्रीकल्चर में आता है, इसलिए उनको भी उसमें से मांस मिलता है। डेयरी प्रोडक्ट्स, तो उन जो मिल्की एनिमल्स होते हैं, ठीक है, उनमें से दूध मिलता है, तो वो भी उसका भी उपयोग एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री में होता है। जैसे कि आइसक्रीम बनाने वाली कंपनी है, मिल्क पाउडर बनाने वाली कंपनी है एंड मिल्क प्रोडक्ट्स बनाने वाली कंपनी है, तो उसके वो भी एग्रो बेस्ड है क्योंकि उसकी सारी रॉ मटेरियल्स जो है वो एग्रीकल्चरली होती है। एंड एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री प्रोडक्शन ऑफ मिल्क एट अ फैक्ट्री, ठीक है। ओके, लेट अस मूव अहेड। The second is marine based industry. Marine माने पानी. This includes industries that process and can fish products, right? फिश प्रोडक्ट्स प्रोसेसिंग करने वाली इंडस्ट्री, ये देख रहे हो आप। हाँ, जो है लोकली हमें ये पता नहीं होता है जनरली, बट ये जो फिश लेकर ये महाशय जो है वो मशीन में प्रोड्यूस कर रहे हैं, राइट। तो दैट इज called marine based industry, fish canning unit. Next is forest based industries. फॉरेस्ट बेस्ड माने जंगल के ऊपर आधारित, तो जंगल में से जो रॉ मटेरियल मिलता है उसको प्रोसेस करने वाली इंडस्ट्रीज को फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज कहा जाता है। These industries are based on forest products. फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स के आधार पे ये इंडस्ट्रीज होती है। These includes furniture, paper, sports, goods एंड पैकेजिंग यूनिट्स दैट ऑल यूज वुड। जहाँ पे लकड़ी का यूज़ होता है, ऐसी सारी, जैसे कि फर्नीचर है, पेपर बनाने वाली कंपनियां है, स्पोर्ट्स गुड्स बना रही है, पैकेजिंग यूनिट्स बना रही है, वो सब इंडस्ट्रीज को फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज कहा जाता है। दिस इंडस्ट्रीज ऑल्सो मैन्युफैक्चर रेजिन्स, गम्स एंड टर्पेंटाइन। रेजिन का हमने ग्लोसरी में डिस्कशन किया। एक फ्लेमेबल, इंसोल्यूबल, स्टिकी मटेरियल,
चिपचिपा सा मटेरियल। यहाँ पे देख रहे हो फोटो, फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री, वुड पैनल सारी बन रही है प्रोडक्शन, तो उस वुड का फिर अलग अलग यूज होता है। नेक्स्ट इज मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री। मिनरल माने खनिज तत्व जो होते हैं, तो उसका यूज करके, रॉ मटेरियल के तरह यूज करके जो चीजें बनती है वो इंडस्ट्रीज को मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज कहा जाता है। They involve industries where manufacturing is based on the mineral wealth obtained through mining. वो एक ऐसी इंडस्ट्री इन्वॉल्व करते हैं जिसमें मैन्युफैक्चरिंग मिनरल वेल्थ के आधार पे, उसके बेस पे होता है, और वो मिनरल कहाँ से पाए जाते हैं, तो माइनिंग करके। एग्जाम्पल्स ऑफ सच इंडस्ट्रीज इंक्लूड पेट्रोकेमिकल्स, आयरन एंड स्टील एंड एल्यूमिनियम यूनिट्स। जैसा कि आपको पता है कि पेट्रोकेमिकल्स माने पेट्रोल्स, डीजल, ऑयल, वो सब कुछ मिनरल में आता है, वो माइनिंग या ड्रिलिंग करके हमें मिलता है और उसके ऊपर फिर प्रोसेसिंग की जाती है, तो वो इंडस्ट्रीज मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री है। आयरन एंड स्टील बनाने वाली इंडस्ट्री भी मिनरल बेस्ड है, क्योंकि पिग आयन या आयन और मिलेगा, फिर उसमें लाइम और वो सब कुछ ऐड करके फिर स्टील बनेगा, आयन भी बनेगा। और ये एल्यूमिनियम यूनिट जो है उसमें एल्यूमिनियम से बनने वाली चीज़ें बनती है, राइट। तो ये जो था नया अब क्लासिफिकेशन है, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन आउटपुट। पहले हमने साइज का डिस्कस किया, उसके बाद रॉ मटेरियल कहाँ से मिलता है उसके आधार पे हमने क्लासिफिकेशन किया। नेक्स्ट इज क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन आउटपुट। आउटपुट क्या मिलता है, राइट, उसके आधार पे क्लासिफिकेशन। एट टाइम्स द नेचर ऑफ द प्रोडक्ट ऑल्सो डिटरमाइंस द टाइप ऑफ इंडस्ट्री। प्रोडक्ट का क्या नेचर है उसके आधार पे भी इंडस्ट्री का टाइप पता चलता है। First is basic industry. These industries produce material which in turn are used by other industries. बेसिक इंडस्ट्रीज एक ऐसा मटेरियल प्रोड्यूस करती है जो दूसरे इंडस्ट्री के लिए काम आती है, राइट। ये होते हैं बेसिक इंडस्ट्रीज। उसका रेडीमेड मटेरियल या उसका फिनिश्ड गुड्स किसी और इंडस्ट्री के लिए रॉ मटेरियल है, उसको कहते हैं बेसिक इंडस्ट्री, राइट। The iron and steel industry, for example, makes steel for further use in automobile, heavy machinery and other industries. Iron and steel industry जो है वो स्टील या आयन बनाती है, ठीक है। अब वो एक ही तरह का, एक ही शेप का बनाती है, ठीक है, और आगे जाके ऑटोमोबाइल में उसको जिस तरह का यूज करना है वैसा यूज करते हैं। हैवी मशीनरी इंडस्ट्री होती है, उसमें भी आयरन और स्टील का जो यूज करना है वैसे करते हैं, और अदर इंडस्ट्री में भी आयरन और स्टील का कहीं ना कहीं उपयोग होता है। तो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री को हम बेसिक इंडस्ट्री कह सकते हैं। दूसरा टाइप जो है आउटपुट के आधार पे, उसमें है कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्री, राइट। कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्री में क्या होता है, दिस इंडस्ट्रीज मैन्युफैक्चर गुड्स दैट आर रेडी फॉर डायरेक्ट कंजप्शन। उसमें से आउटपुट निकला हुआ जो गुड जो है वो डायरेक्टली यूज के लिए तैयार है, दैट इज कॉल्ड कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्रीज। These industries manufacture goods that are ready for direct consumption. Watchmaking, electronic goods units, textile mills and pharmaceutical plants are good example of this type of industries. जैसे कि घड़ी बनी तो घड़ी बनने के बाद डायरेक्टली फिर मार्केट में जाती है और लोगों के यूज के लिए काम है, उसका कोई दूसरा प्रोसीजर नहीं। इलेक्ट्रॉनिक गुड्स एंड यूनिट्स, तो उसमें भी ऐसे जैसे पंखा है, ठीक है, तो आके असेंबल किया, दैट इज दी अनदर मैटर, बट उसके बाद कोई प्रोसेसिंग नहीं होती। टेक्सटाइल मिल्स जो है, जो कपड़ा बनाती है, डायरेक्टली यूज करते हैं। फार्मास्यूटिकल प्लांट्स जो होते हैं, जो दवाई बनाते हैं, डायरेक्टली यूज होते हैं, राइट। दीज आर द गुड एग्जांपल ऑफ कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्रीज। नया क्लासिफिकेशन है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन ओनरशिप, राइट। पहले साइज में, फिर रॉ मटेरियल पे, फिर आउटपुट के आधार पे, अब ओनरशिप कैसी है उसके आधार पे भी क्लासिफिकेशन होता है।
बेस्ड ऑन हु ओन्स द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। पूरा जो कंपनी है या प्रोडक्शन है, चैनल है, उसका कौन मालिक है और किस तरह की मालिकी है, उस आधार पे उसका भी क्लासिफिकेशन होता है। प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइज, प्राइवेट सेक्टर में क्या होता है? दिस इज ओन्ड बाय अ प्राइवेट इंडिविजुअल और अ पार्टनरशिप ऑफ प्राइवेट इंडिविजुअल्स, राइट। ये कोई किसी एक पर्सन या फिर किसी एक प्राइवेट पर्सन या फिर किसी एक से ज़्यादा प्राइवेट पर्सन की पार्टनरशिप से बना जो इंडस्ट्री होता है उसको हम कहते हैं प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइज। द प्राइवेट ओनर्स मेक ऑल द कैपिटल इन्वेस्टमेंट इन इट, उसमें पैसा लगाने वाले भी प्राइवेट होते, कोई गवर्नमेंट इसमें कुछ नहीं करती, ठीक है। द प्रॉफिट्स डिराइव्ड फ्रॉम द सेल ऑफ इंडस्ट्रियल आउटपुट बिलोंग टू द इंडिविजुअल हु ओन्स द मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। प्रॉफिट्स जो मिलता है, ठीक है, आउटपुट जो हुआ उसका प्रॉफिट मिला, वो प्रॉफिट भी उस किन लोगों में डिस्ट्रीब्यूट होगा? तो जो ये कंपनी के मालिक है प्राइवेटली, उनके बीच ये सारा प्रॉफिट्स, मुनाफा जो है वो शेयर होगा। द टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, टिस्को और द फोर्ड मोटर कंपनी, दिस आर द टू सच एग्जाम्पल्स। आज लाखों करोड़ों एग्जाम्पल है। नेक्स्ट इज पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज, वो था प्राइवेट, दिस इज पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज। सो दिस इज ऑन्ड बाय ईदर द सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स, या तो सेंट्रल या तो स्टेट गवर्नमेंट इसके मालिक होते हैं, कोई प्राइवेट मालिक नहीं होता है। द गवर्नमेंट मेक्स ऑल द इन्वेस्टमेंट इन द यूनिट, उसमें पैसा गवर्नमेंट लगाती है, प्राइवेट सेक्टर में प्राइवेट लोग लगाते हैं, मतलब उसके जो मालिक है वो लगाते हैं, यहाँ पे गवर्नमेंट मालिक है तो वो लगाए। मार्केटिंग ऑफ गुड्स प्रोड्यूस इज ऑल्सो थ्रू गवर्नमेंट एजेंसीज, मार्केटिंग प्राइवेट में प्राइवेट लोग करते हैं, मार्केटिंग एजेंसिया के थ्रू मार्केटिंग होता है, एडवर्टाइज थ्रू होता है, गवर्नमेंट में गवर्नमेंट एजेंसी के थ्रू मार्केटिंग होता है। द बेल, BHEL, भारत हेवी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड इज अ पब्लिक सेक्टर यूनिट, वो गवर्नमेंट का पब्लिक सेक्टर यूनिट है। तीसरा है, पहला था प्राइवेट फिर पब्लिक, अब है जॉइंट सेक्टर एंटरप्राइज। जॉइंट सेक्टर एंटरप्राइज में जॉइंट वर्ड से ही आपको पता चल जाता है कि दोनों का डिस्ट्रीब्यूशन, दोनों का इन्वॉल्वमेंट। दिस इंडस्ट्री इज ओन्ड एंड मैनेज जॉइंटली बाय द गवर्नमेंट एंड एन इंडिविजुअल और इंडिविजुअल्स। ऐसी इंडस्ट्रीज जो जिसको जॉइंट सेक्टर कहते हैं, क्यों कहते हैं? क्योंकि उसमें गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों का हिस्सा होता है according to the discussed ratio. The amount of investment and share of the profits depends on the level of involvement of both sides. गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों में से किनका कितना इन्वॉल्वमेंट है उसके ऊपर आधार रहता है कि कौन कितना पैसा लाएगा और कौन कितना मुनाफा ले जाएगा। पहले से सब कुछ प्री डिफाइंड होता। इन इंडिया सम पेट्रोकेमिकल यूनिट्स आर जॉइंट सेक्टर एंटरप्राइज। इंडिया में ऐसी कुछ कंपनियां हैं जिसको सरकार ने जॉइंट सेक्टर में रखी है। नेक्स्ट इज कोऑपरेटिव सेक्टर एंटरप्राइज। कोऑपरेटिव में क्या होता है? सहकार। कोऑपरेटिव का मतलब होता है सहकार लेना। अब क्या है उसमें? अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स पुल resources to set up and manage an industrial venture on a cooperative basis. प्राइवेट जैसा, बट प्राइवेट में प्योरली प्रॉफिट बेस होता है, लेकिन ये जो है ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स वो अपने रिसोर्सेज को इकट्ठा करके इंडस्ट्रियल वेंचर को सेटअप और मैनेज करते हैं कोऑपरेटिव बेसिस पे। ऑल प्रॉफिट्स एंड लॉसेस आर शेयर्ड अमंग द मेंबर्स ऑफ कोऑपरेटिव। कोऑपरेटिव के मेंबर में ये प्रॉफिट और लॉस शेयर होता है। मैनी टेक्सटाइल यूनिट्स फंक्शन एज कोऑपरेटिव्स। काफ़ी ऐसी टेक्सटाइल यूनिट्स जो है वो कोऑपरेटिव के तौर पे फंक्शन करती है, राइट। अब हम देखते हैं कि लोकेशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, राइट। सो दिस विल सी in the next video. So see you in the next video.